गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो मेरा टॉपिक है वो है कम प्रदर्शन करने वाले छात्रों के परिप्रेक्ष्य को समझना। सबमिटेड बाय मोहम्मद इरफान आजम, असिस्टेंट प्रोफेसर एमटीटीसी मधुबनी बिहार। तो एक्चुअली क्या है कि जब इस शब्द को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसमें एक बात समझ में आती है कि कम प्रदर्शन करने वाले छात्रों के परिप्रेक्ष्य को समझना, पर्सपेक्टिव को समझना। यानी वो बच्चे जो बच्चे सही तरह से अपने आप को प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं या फिर ये कि अपने आप को दिखा नहीं पाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। अपनी बात को सामने वाले को बता नहीं पाते हैं, इसके क्या कारण हैं और इसके कौन कौन से कारण हैं। क्यों हमारे कुछ बच्चे जो है वो पढ़ने लिखने में पीछे छूट जाते हैं और क्या वजह है कि बहुत सारे बच्चे जो है जिनको पढ़ने में मज़ा नहीं आता है और वो मतलब कि पढ़ना नहीं चाहते या फिर वो पढ़ने से भागते हैं। तो जब आप इस विषय को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आती है कि बच्चे हमारे पढ़ने में दिल नहीं लगा रहे हैं। उसका क्या कारण है? तो ये जो काम है ना, ये काम बहुत ही संवेदनशील है। इस काम को करने के लिए जो एक टीचर है उसको कम प्रदर्शन करने वाले छात्रों को समझना होगा, क्योंकि ये एक संवेदनशील और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके लिए हमें उनकी परिस्थितियों, चुनौतियों और दृष्टिकोण को ध्यान से समझना होगा। अगर हम उनकी परिस्थिति, चुनौती और उसके दृष्टिकोण अंडरस्टैंड, मतलब यही है कि आप बच्चे की जगह पे जाके सोचें कि आपने बचपन में कैसे सीखा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चीज़ हम बताना चाह रहे हैं बच्चों को वो बहुत फास्ट लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चीज़ हम बच्चों को समझाना चाह रहे हैं, हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज उसके लिए बैरियर बन रही है। तो कहीं ना कहीं हमको बच्चों के परिप्रेक्ष्य को समझना होगा और जब तक हम उसके पर्सपेक्टिव को, नुक्ते नज़र को जब तक हम नहीं समझते हैं तब तक हम एक अच्छे टीचर नहीं हो सकते हैं। और जो काम हमारा है कि राष्ट्र निर्माण में जो हमारा अहम योगदान है, तो हम वो अहम योगदान नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम समझते कैसे हैं? अब हम इसको समझते हैं कि हम इसे कैसे समझते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि कम प्रदर्शन करने वाले छात्रों के परिप्रेक्ष्य को समझना एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कैसे? तो संवेदनशील प्रक्रिया है क्यों? मैंने स्लाइड में दे दिया है। भावनात्मक पहलू, इमोशनल एक्सपेक्ट जो है, जो बच्चे का जो संवेग है उसको समझना पड़ता है कि बच्चा किस मोड में चीज़ों को समझना चाह रहा है, बच्चा खेल के माध्यम से समझना चाह रहा है या बच्चे का मन क्या है, बच्चा किस तरह से इसको समझना चाहता है। तो पहले हमको ये समझना होगा कि बच्चे का एज क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, बच्चे का बैकग्राउंड क्या है। बच्चा आया हुआ है तो बच्चे के चेहरे को गौर से देखना होगा कि बच्चा जो है वो कैसा दिखता है। अब सोच के देखिए कि एक टीचर, जब एक बच्चा किसी स्कूल में एंट्री करता है, अब मान लिया कि टीचर खड़ा हुआ है और कोई बच्चा जब उस प्रांगण में एंट्री करता रहता है, तो जब उस टीचर की नज़र उस बच्चे पर पड़ती है तो टीचर जब उसको ध्यानपूर्वक देखता है और उसका बाल, सोटा हुआ बाल और उसका जो है वो ड्रेस मेंटेन, ये जब सब कुछ ठीक ठाक दिखता है तो कहीं ना कहीं टीचर इस बात का अंदाज़ा लगा लेता है कि इसकी माँ जो है वो अच्छी है। और सोच सकते हैं आप कि इस बात से वो ये भी अंदाज़ा लगा सकता है कि ये बच्चे की जो माँ है उसकी भी माँ अच्छी होगी। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि एक टीचर की कितनी बड़ी नज़र होती है कि जो अंदाज़ा लगा लेता है उस बच्चे को देख के कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके घर की क्या हालात है। तो क्या वो एक टीचर इस बात को नहीं समझ सकता है कि बच्चा क्या समझना चाह रहा है, बच्चा कैसे समझेगा, बच्चा किस तरह से समझेगा। अब तो वो ज़माना भी नहीं है कि आप बच्चे को डांट के या मार के या डरा के आप समझ सकते हैं। तो मैं नुक्ते नज़र को या फिर ये कहें कि परिप्रेक्ष्य को समझने का, जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, उनके परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए आप दो तरह से समझ सकते हैं। दो तरीका क्या होगा? एक होता है कंसेप्चुअल और एक होता है आइडियोलॉजिकल, जिसको अवधारणात्मक और नंबर दो वैचारिक।
यानी ये हुआ कि अवधारणात्मक परिप्रेक्ष्य लेने का मतलब है कि छात्रों के दृष्टिकोण को समझना। छात्र कैसे देखते हैं टीचर को, छात्र कैसे देखते हैं अपने पढ़ाने के आपके अंदाज को, छात्र कैसे देखते हैं, कैसे कोशिश करते हैं कि भाई कैसे समझा जाए, या फिर छात्र आपको किस रूप में देखते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को एक बार उस छात्र के पास, उस बच्चे के पास ले जाके मानसिक तौर पे आपको रखना होगा कि बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि शिक्षा जो है वो दो तरफी चीज़ है, एक तरफी चीज़ नहीं है कि आपने बस एक तरफ से देना शुरू किया और लगातार दे रहे हैं, वो हासिल करते जा रहा है। आपको दोनों साइड से इसको हासिल करना है। बच्चा भी आपसे हासिल करेगा और आप भी बच्चे से हासिल करते हैं। यही है शिक्षा, कि कहीं ना कहीं ये दो तरफी चीज़ है, एक तरफी चीज़ नहीं है। आप भी बच्चे के स्टाइल को देखते हैं, बच्चे के इंटेंशन को देखते हैं, बच्चा हमारी बात को कब सुन के ध्यानपूर्वक सुनता है। अब सोच लीजिए कि बचपन के समय में जो कहानी आपको सुनाई गई थी, वो कहानी कहीं ना कहीं आज भी आपको याद है, लेकिन आज क्लास में इतनी सारी बात हो रही है, फिर आपको याद क्यों नहीं हो रहा है? तो कहीं ना कहीं इसका मतलब यह है कि आपकी जो लिसनिंग पावर है या आपका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं बटा हुआ है, कहीं ना कहीं आप ध्यानपूर्वक उस काम को नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बचपन में दिमाग ज़्यादा तेज था और बड़ा होने के बाद दिमाग कमज़ोर हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जो बच्चे को समझ रहे हैं, तो बच्चा मेरे हिसाब से वो कमज़ोर है, लेकिन बच्चा मेरे हिसाब से कमज़ोर नहीं है, बच्चा अपने हिसाब से मजबूत है। बस ये है कि हम उसको समझा नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जितनी भी आने वाली नस्लें हैं या जितना भी आने वाला स्टूडेंट है, वो आपसे कहीं ना कहीं तेज है। इस बात को आपको समझना होगा। तो भावनात्मक पहलू को समझना होगा। उसके बाद उस बच्चे के व्यक्तिगत समस्याएं, भ्रम और डर को भी समझना होगा। जब तक हम बच्चे की अपनी पर्सनल समस्या को नहीं समझेंगे, तब तक हम बच्चे को नहीं समझ सकते हैं। उसके बाद है कि भाई भ्रम और डर है, शायद इस स्लाइड में जो है थोड़ा भ्रम और डर जो है वो एक साथ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो भ्रम और डर, जो कन्फ्यूजन है उसकी, जो उसके अंदर डर है, उसको भी समझना होगा और कहीं ना कहीं उससे आपको फ्रेंडली होना पड़ेगा। जब आप उससे फ्रेंडली हो जाएंगे तो यकीन जानिए कि बच्चा आपके सामने खुलना शुरू होगा, और जब बच्चा खुलना शुरू होगा तो बच्चे आपको आसानी से समझ में आएंगे। इसलिए ये जो परिप्रेक्ष्य को समझना जो है वो एक संवेदनशील प्रक्रिया है। अब यह है कि ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया भी है। वो कैसे? समस्याओं की जड़ तक जाना। अगर मान लीजिए कि आज की डेट में, एक छोटी सी मैं कहानी आपको बता रहा हूं कि समस्याओं की जड़ तक हम कैसे पहुंचेंगे। अब सोच के देखिए कि आज की डेट में आप कहीं भी आप देख लें कि मॉर्निंग के टाइम में जो ट्यूशन वगैरह चलता है, ख़ास तौर से देहाती क्षेत्रों में जहाँ पर टीचरों की कमी है, या फिर मतलब कि जो कम गरीब तबके के लोग हैं या जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो कम पैसे में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ की क्या सिचुएशन है। तो वहाँ आप गौर करके देखिए कि 2 घंटे के अंदर में 150 स्टूडेंट, 200 स्टूडेंट को एक टीचर पढ़ाएगा। तो 1.5 घंटे के अंदर में, 2 घंटे के अंदर में 150 स्टूडेंट को या 200 स्टूडेंट को पढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के डेट में लोग लाखों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन अलग अलग एज के हैं, अलग अलग ग्रुप के हैं, अलग अलग कल्चर के हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ समाज से आए हुए हैं। मतलब ये हो गया कि अलग एज है, अलग क्लास है, अलग उसका कल्चर है, और ये सारे बच्चे को आप 1.5 घंटे में पढ़ा दे रहे हो भाई। तो इसका मतलब है कि आपको तो समय ही नहीं मिलता है बच्चों को समझने का, तो आप बच्चे को पढ़ाएंगे क्या? तो कहीं ना कहीं यही चीज़ जब धीरे धीरे बड़ी होती है तो बच्चे हमारे आगे चल के कमज़ोर होने लगते हैं और उनको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते मैं ये कहूँगा कि जब भी आप बच्चों को पढ़ाएं तो आप ये सोचें कि ये आपका बच्चा है। पैसा तो मिल ही जाना है, जो शिक्षक लाइन है, जो टीचिंग लाइन है, उसमें पैसा आपको मिलना ही मिलना है। अब यह है कि बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप दूसरा काम कर लें, लेकिन ये काम एक ऐसा काम है कि इसमें आपको भावना जो है वो अपनी, वो कहीं ना कहीं ये रखनी होगी कि आप एक भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। यानी ये समझिए कि राष्ट्र के निर्माण में आपका अहम योगदान है। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे तब तक आप उस बच्चे को नहीं समझ सकते हैं। अगर आज के दिन में या आज के समय में जो काम आपको मिला है, अगर आप इस काम को पूरी ईमानदारी से नहीं करते हैं तो समझ जाइए कि जिस दिन आप मरेंगे और भगवान के पास जाएंगे तो जान लीजिए कि भगवान उस दिन आपसे सवाल करेगा कि मैंने तुम्हें आने वाली नस्लों को संवारने का मौका दिया, मैंने तुम्हें आने वाली नस्लों को बनाने का मौका दिया, लेकिन
तुम उसको नहीं बना पाए तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पर अपने आप को सुबकी महसूस करेंगे। और ये याद रहे कि आपको ये बात समझ में आती है कि जब आप सुबह पढ़ाते हैं बच्चों को तो ये बात आप समझते हैं कि हाँ बच्चा मेरा समझा कि नहीं समझा। चूंकि गार्जियन जो है वो गार्जियन मतलब कि क्या करेगा, वो टास्क चेक करेगा, आपको टाइम पर पैसे दे देगा। आज की डेट में गार्जियन को ये भी समय नहीं है कि जो है वो आपसे पूछेगा भी कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। तो खैर गार्जियन की भी गलती है, घर की भी बहुत सारी गलती है, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि अगर कोई बच्चा आगे चल के समय के साथ अगर पढ़ाई को छोड़ देता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक टीचर का बहुत बड़ा दोष है। अब यहाँ पर आता है कि कम प्रदर्शन करने के कारण। अब आप देख लीजिए कि भाई कम प्रदर्शन करने के कारण बहुत सारे हैं। ये मेरा अपना मानना है कि टीचर का इसमें सबसे बड़ा दोष है, लेकिन अब तो जाहिर सी बात है दुनिया है तो दुनिया के साथ चलेगी। तो कम प्रदर्शन करने के और भी बहुत सारे कारण हैं। नंबर 1, व्यक्तिगत पृष्ठभूमि और चुनौतियां। बहुत सारे बच्चों का अपना पर्सनल प्रॉब्लम होता है। अब किसी की आंख कमज़ोर है, किसी को बोलने में दिक्कत है, फिजिकल मतलब कि वो कमज़ोर है। हो सकता है कि आज वो घर से निकला है तो आज बगैर खाए पिए आया है, आज घर से गुस्सा करके निकला है, या हो सकता है कि उसको आज आने का मन नहीं था लेकिन ज़बरदस्ती उसको घर वाले ने कहा कि नहीं तुमको जाना होगा और वो आया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि उसमें थोड़ी सी ना कहीं सीखने में कमी आएगी, उसमें रुचि में कमी आएगी। लेकिन यह है कि इस बात को समझना होगा कि जब बच्चा को सुबह स्कूल भेजा गया तो बच्चा को माँ ने बाप ने ज़बरदस्ती क्यों भेजा, वो बच्चा स्कूल आने के नाम पे खुशी खुशी वो क्यों नहीं आया, इसको भी समझना होगा। तो कहीं ना कहीं गार्जियंस को जो है वो टीचरों से बात करने की आवश्यकता है। उसके बाद होता है कि सीखने की शैली और रुचि। जाहिर सी बात है कि जिसके अंदर रुचि है सीखने की वो तो खुद ब खुद सीख लेगा। आजकल तो यूट्यूब से सीख लेता है लोग, जिसके अंदर रुचि है। लेकिन जिनके अंदर रुचि नहीं है उनको सिखाना है, आपको उसके अंदर रुचि पैदा करना है। तो रुचि पैदा करने के लिए आपको कौन कौन से विधि का प्रयोग करना होगा। कहानी वाली विधि का आप प्रयोग करेंगे, या खेल खेल में आप उसको पढ़ाएंगे, या फिर ये कहें कि आप उसकी किताब को किताब की तरह नहीं, बस क्या बोले उसको कहानी की तरह आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि बच्चा आसानी से पढ़े। तो इसको भी आपको समझने की आवश्यकता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। शैक्षणिक कठिनाइयाँ हैं। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जैसे डिस्लेक्सिया है, जिनको बोलने में दिक्कत है, किसी को लिखने में दिक्कत है, तो उस पर गौर करना होगा और कहीं ना कहीं उसको सुधार करने की आवश्यकता होगी। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जिस कक्षा में बच्चा पढ़ने के लिए आता है, जो शिक्षण पद्धति और कक्षा का वातावरण, जो कक्षा का जो वातावरण है वो आपको बढ़िया बनाना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जाते हैं और जाने के साथ ही बच्चे सहम जाते हैं, डर जाते हैं, कह रहे सर डांट देंगे। नहीं, बच्चों को खुलने का मौका मिलना चाहिए। हाँ, डिसिप्लिन मेंटेन करवाने की आवश्यकता है, लेकिन आप जान लीजिए कि आप जब काम को दिल से करेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि बच्चे आपका रिस्पेक्ट देंगे, आपकी इज्जत देंगे, आपका नाम होगा, आपकी ख्याति होगी, और कहीं ना कहीं आपको भी सुकून मिलेगा और आप सुकून से सो पाएंगे। तो कम प्रदर्शन के जो कारण है वो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारण हमने बता दिया है कि भाई कम प्रदर्शन करने के ये मुख्य कारण है। अब उसके बाद आता है कि इसका समाधान क्या है। तो समाधान क्या है, इसको समझने के लिए बहुत मैं इस टॉपिक को जो समाधान और उपाय जो है मैं इसको समझाता हूं कि काउंसलिंग क्या होती है, व्यक्तिगत परामर्श मतलब काउंसलिंग क्या होती है। एक बार एक कुम्हार बूढ़ा हो गया और कुम्हार बैठा हुआ था, और उसका बच्चा चूंकि पढ़ा लिखा था तो उसने कुछ टेक्निक्स कुछ स्किल्स हासिल किए थे, और टेक्निक्स और स्किल्स हासिल करने के बाद उसने जो है वो अपने पापा से कहा कि पापा मैं अब आपका ही काम करूंगा और मैं यही काम करूंगा। तो टेक्निक्स तो उसने हासिल कर लिए थे, लेकिन मिट्टी की जो परख होती है, तो एक होता है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस तो उसके बाप के पास था, तो बाबू चूंकि उसका काम करने के लायक नहीं था तो साइड में बैठा हुआ था। तो उसने अपने पिताजी से कहा कि आप आराम करें, मैं बनाऊंगा। लेकिन पिताजी बहुत ध्यानपूर्वक उसको देख रहे थे, और वो खपड़ा बना रहा था। खपड़ा वो होता है जो हम लोग छत पे या कहें कि छप्पर में डालते हैं, सब लोग जानते होंगे। बारिश में जब वो है ना, मतलब कि पानी घर में ना आके वो खपड़े के जरिए नीचे चला जाता है। तो उसमें हुआ क्या कि जब वो खपड़ा बना रहा था तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा देखिए ये जो मिट्टी है ना, इससे खपड़ा नहीं बनेगा, इसकी मूर्ति बनेगी। तो बोले अरे पापा क्या आप कहेंगे, मैं फरमा लेके आया हूँ, मैं इसको खपड़ा बना दूंगा। तो पापा चूंकि थे तो बोले ठीक है कोई बात नहीं है, बना लो। बच्चे ने खपड़ा बना दिया और उसके बाद पका भी दिया उसको, बढ़िया खपड़ा बना भी। तो पिताजी से उसने कहा कि देखा पापा आपने खपड़ा। बोला ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब खपड़े को छत पे डाला गया
और जब उस कपड़े पे धूप पड़ी और जब बारिश पड़ी तो कपड़ा क्रैक कर गया। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस बच्चे को मैं वो बनाना चाह रहा हूँ, संस्थानों को भी और टीचरों को भी मैं वो बनाना चाह रहा हूँ जिसके लिए वो मटेरियल उपयुक्त नहीं है। आजकल लोग वो बनाने की कोशिश करते हैं। आजकल जो सोसाइट्स वगैरह के इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मार्केट में, वो क्या है, बच्चा बनना कुछ और चाह रहा है, आप उसको बनाना कुछ और चाह रहे हैं। तो बनाने को तो वो बन जाता है, लेकिन जब धूप यानी ज़िंदगी की मुशक्क़त यानी ज़िंदगी की परेशानी जब उसके सामने आती है तो वो क्रैक कर जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है और कहीं का नहीं रहता है। तो व्यक्तिगत काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की क्वालिटी के हिसाब से उसकी काउंसलिंग करना। तो काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, कभी मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा कि बस ये समझ लीजिए कि आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो इसके पीछे भी किसी न किसी की काउंसलिंग है। बस इसी बात को आप समझ सकते हैं, मैं बताऊंगा कभी किसी ज़माने में या कभी बताऊंगा। उसके बाद है विविध शिक्षण विधियाँ अपनाना। तो पहले का जो दौर था, तो पहले के समय में जो लोग पढ़ाते थे तो डंडे से मार के पढ़ाते थे, एकदम धराधर पिटाई चल रही है। खासतौर से हम लोगों ने देखा मदरसे वगैरह में टीचर ने पढ़ाना शुरू किया, बच्चे को याद नहीं है, इतनी पिटाई किया कि बच्चा मदरसा छोड़ के भाग गया। इतना उसको अंदर भय, स्कूल के बच्चे को इतना मैट्रिक के एग्जाम का भय दिखा दिया कि बच्चा एग्जाम देने से छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं मैं अपने पूर्वजों या जो लोग मेरे टीचर्स थे उनको दोष मैं नहीं देना चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कमी होती है टीचरों के पढ़ाने के स्टाइल में, पढ़ाने की विधि में, जिस कारण बच्चे जो है वो ढंग से चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने विविध शिक्षण विधियों को अपनाने का है। आजकल नई नई प्रकार की विधियां आ रही हैं, आप उस विधि के द्वारा पढ़ाएं, बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद आता है सकारात्मक प्रोत्साहन। मान लिया कि बच्चा अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, किसी बच्चे ने ए से लेकर जेड तक लिखना नहीं आ रहा है, तो मान लिया कि अगर ए से जेड तक लिखना नहीं आ रहा है तो आपको तुमको ए से जेड तक लिखना नहीं आ रहा, नहीं, आपका ए अच्छा होता है, आप ए बहुत अच्छा लिखते हैं, हाँ ठीक है, जेड नहीं है वो भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन आप ए जो लिखते हैं वो बहुत सुंदर लिखते हैं। तो ये जो छोटे छोटे प्रोत्साहन है ना, वो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज़्यादा असर डालते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, बच्चे के अंदर हौसला पैदा करते हैं और बच्चा उससे बेहतर करने की कोशिश करता है। उसके बाद आता है अभिभावकों की सहभागिता। अब आप ये बताइए कि आप बच्चे को जान रहे हैं, लेकिन आप बच्चों के गार्जियन से कितना बात करते हैं? क्योंकि बच्चे तो आपके पास 3 घंटे 4 घंटे के लिए आते हैं। अगर मान लिया कोई बच्चा कमज़ोर है, प्रदर्शन कम कर पा रहा है, तो आप उसके बच्चों के गार्जियन से बात करें और गार्जियन से बात करने के बाद देखें कि उसके घर का कैसा माहौल है, वो किस वातावरण में पला बढ़ा है, उसने अपनी प्राथमिक शिक्षा कहाँ ली है, क्या कारण है कि बच्चा कॉलेज तो आता है लेकिन रास्ते से कहीं और चला जाता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर एक शिक्षक को काफ़ी गहराई से ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी जाकर हम बच्चों को सिस्टम में ला सकते हैं, बच्चे लाइन अप हो सकते हैं और बच्चे कल का भविष्य बन सकते हैं, बच्चे अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है बुनियादी ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। मतलब ये कि जो उसका बेसिक नॉलेज है उस पर ध्यान केंद्रित कराना। जब तक उसके पास बुनियादी ज्ञान नहीं होगा, बेसिक नहीं होगा, आधार नहीं होगा, नींव नहीं होगी, वो उस पर बिल्डिंग नहीं खड़ा कर सकता है। तो बहुत सारे बच्चों को हमने देखा कि बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहे हैं, बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन व्याकरण की सही समझ नहीं है और नीचे लेवल पे वो तालाब बिस्सा को छोटी सा बोल देते हैं, आप कहीं पर सरौता है तो उसको शरौता बोल देते हैं। तो इस तरह का जो ये है, तो उस पर भी उसको ध्यान केंद्रित कराने की आवश्यकता है। तब जाके मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप इस तरह से इस बच्चे को पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा आने वाले समय में एक अच्छा और एक नुमाया काम करेगा। और यकीन जानिए कि जब आप दिल से किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, किसी बच्चे को पढ़ाते हैं या किसी भी काम को करते हैं, तो उसमें भगवान भी आपकी मदद करता है और जिसको आप पढ़ा रहे हैं वो पूरी ज़िंदगी आपकी रिस्पेक्ट करता है। और कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि ये जीवन जो हमारा है, ये जीवन कहीं ना कहीं हमारा सफल हुआ है और हमने अपने जीवन में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो निष्कर्ष ये निकल के आता है कि कम प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सही मार्गदर्शन, समर्थन और अनुकूल शिक्षण वातावरण प्रदान करके उनके शिक्षा में सुधार किया जा सकता है। मतलब कम प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सही मार्गदर्शन, समर्थन और अनुकूल शिक्षण वातावरण प्रदान करके उनकी शिक्षा में सुधार किया जा सकता है। मतलब ये कि घबराने की आवश्यकता नहीं है कि ये बच्चा समझदार नहीं है या ये बच्चा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको नहीं पढ़ाया जा सकता है। इट इज़ नॉट, ऐसा हो ही नहीं सकता है।
आप देखिए कि जब कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, तो आप जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो सबसे पहले आपको वहाँ इमरजेंसी वार्ड में डाला जाता है, और इमरजेंसी में तत्काल जिस चीज़ की आवश्यकता है वो दवा आपको दे के स्टेबल किया जाता है, बराबर संतुलन संतुलन में लाया जाता है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और फिर उसके बाद आपको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। मतलब ये बीमारी कहाँ है, अगर जख्म सर में है तो इंजेक्शन नस में लगाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से बच्चा अगर बोलने में वीक है, बच्चा अगर समझने में वीक है, तो आपको ये समझना होगा कि बच्चे का बेसिक प्रॉब्लम क्या है, बच्चा कहाँ से गड़बड़ा रहा है, क्यों इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो जब आप इस काम को करेंगे तो यकीन जानिए कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, और किसी भी काम को अगर मन से करते हैं तो यकीनन आपको भगवान भी इसका सिला देता है, गॉड भी इसका सिला देता है। और कहीं ना कहीं शिक्षण या शिक्षा देना दुनिया का सबसे बड़ा काम है। तो मैं इसी बात के साथ आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, बेहतर होंगे। बस ये है कि मेरे लिए भी दुआ करेंगे, और जहाँ भी जो काम करें आप दिल से करें। जो समस्या अगर आपको आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप पर्सनली भी हमसे मिल सकते हैं। अगर मान लिया कि नहीं मिल सकते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। ये आपके लिए पूरा मैं अपने समय के हिसाब से, आप अगर आपको लगे कि हाँ मेरे काउंसलिंग की आवश्यकता है, या आपको लगे कि नहीं मुझे सर की आवश्यकता है, तो आप मिल सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज वार्ज आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट आके आप हमसे मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।